बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, वेलकम टू दी एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन को रिपीट कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। 6 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। अब हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है, वेरिएशन ऑफ जी। हम जानते हैं जी, हमने मोशन का चैप्टर दो हिस्सों में हमने मोशन का चैप्टर पढ़ा है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। हम पता है जी, ये जो स्मॉल जी होता है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं होता। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो आप कैपिटल जी से डिनोट करते हो और उसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ये एक अलग चीज़ है। जबकि ये जो जी होता है ना स्मॉल जी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। असल में ग्रेविटी क्या होती है जी, हम जानते हैं कि दुनिया हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है और बाकायदा एक फोर्स लगा रही होती है और उस फोर्स को हम वेट कहते हैं और कॉमन जबान में हम उसको ग्रेविटी कह रहे होते हैं। ग्रेविटी वेट एक ही बात है, ठीक है। ये हमने बस बचपन में छोटी क्लासों में ग्रेविटी पढ़ा होता है और यहाँ हम इसको वेट कह रहे होते हैं। तो यूँ कह सकते हो आप, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जानते हैं जी कि ये आप सपोज करें हमारी अर्थ है, तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, भारी हो, हल्का हो, अर्थ उसको अपनी तरफ ऐसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। जो फोर्स लगा रही होती है उस फोर्स को हम वेट यानी डब्ल्यू कहते हैं। वेट भी कहते हैं, ग्रेविटी भी कहते हैं। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, जहां भी फोर्स होती है वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जाता है। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, ये सेकंड लॉ है मोशन का। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जी, नीचे की तरफ एक फोर्स डिवेलप हो रही है जिसको आप कह रहे हो वेट। तो अब इस वेट की वजह से, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन डिवेलप हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड लॉ कहता है जी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। लिहाजा इस फोर्स की यानी वेट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, लिहाजा इस ग्रेविटी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। तो ये होती है जी जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट। तो जब भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो दुनिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। जिस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रही होती है उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। और वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है उस एक्सेलरेशन को हम कह रहे होते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द अर्थ होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होती है। न्यूमेरिकल्स जो की चैप्टर 4 और चैप्टर 3 के अंदर, जिसमें हमने इस जी की वैल्यू को फिक्स लिया हुआ था और इस जी की वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे होते थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में हमने ये वैल्यू ली। ये वैल्यू जो होती है ना जी की वैल्यू, हम तो खैर उस वक्त कहते थे कांस्टेंट है, बट इट इज़ नॉट कांस्टेंट। ये जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये जो जी की वैल्यू है ये अर्थ की सरफेस पर होती है, बस खाली ये सरफेस यानी इतने हिस्से की होगी बस ये जी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है खाली सरफेस पर। यानी अगर आपकी ये अर्थ है तो ये शुरू के अंदर ना, इस एरिया के अंदर चले, जी की वैल्यू हम कहेंगे कि ये होगी, जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये जी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है, कम, ज़्यादा कम नहीं होती है, बहुत कम फर्क होता है। इसलिए हम न्यूमेरिकल्स में इसको फिक्स ले रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस पॉइंट पे लोगे तो जी की वैल्यू सपोज कर लो क्या हो जाएगी जी 9.2। इस पॉइंट पर लोगे तो और कम हो जाएगी जी 8.6। इस पॉइंट पर लोगे तो और कम हो जाएगी जी 7.1। ऐसे जितना आप दुनिया से ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप इस दुनिया की, ये आपकी अब अर्थ हमने पूरी ले ली, ठीक है जी, ये सरफेस है अर्थ की, ये जो है ना ए पॉइंट, ये सरफेस है। अब यहाँ सरफेस पर तो जी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 9.8। ये भी हमने बात कर ली कि जितना ये ऊपर जाती जाएंगे हम, ये जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज यानी कम होती जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ज़मीन के अंदर भी जाते जाएंगे ना, गहराई के अंदर, ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम होती रहती है। दोनों डायरेक्शंस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर आप सरफेस को छोड़ के ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, आप सरफेस को छोड़ के दुनिया के अंदर घुस जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी। यानी कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है जी, एट द सरफेस। अर्थ की सरफेस पर, यहाँ पर, इस पर सरफेस पर जी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी कितनी, 9.8, यहाँ मैक्सिमम। इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, इस पॉइंट से नीचे जाओगे जी की वैल्यू कम होगी। इस टॉपिक में वेरिएशन ऑफ जी के अंदर हमें यही दो बातें मैथमेटिकली साबित करनी है। हमें साबित करना है कि अगर मैं सरफेस से ऊपर जाता हूँ, एल्टीट्यूड इंक्रीज करता हूँ, ऊंचाई करता हूँ, तो जी की वैल्यू कम होगी।
इसी तरीके से अगर मैं ज़मीन के अंदर जाऊँगा, डेप्थ में जाऊँगा, तो भी जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये होता है जी वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन का मतलब है तब्दीली, जी के अंदर तब्दीली। तो ये जी की वैल्यू जो है 9.8, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ द वैल्यू एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ये खाली अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8। इस जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। कैसे वेरिएशन आएगा? विद एल्टीट्यूड एंड विद डेप्थ। अगर आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हो, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, अगर आप ऊंचाई पे जाते जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, अगर आप डेप्थ में जाते जाओगे, गहराई में जाते जाओगे, तो भी जी की वैल्यू कम होगी। तो अब हमें इन दोनों बातों को कि हम ऊंचाई के साथ भी जी की वैल्यू कम करते हैं और डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू कम करते हैं, इसको हमने मैथमेटिकली साबित करना है और ये एक डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू दो बातें आ रही है। एक, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी विद एल्टीट्यूड, यानी जितना आप ऊंचा जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि जी की वैल्यू डिक्रीज विद डेप्थ, अगर आप ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे, गहराई हासिल करते जाएंगे, तो भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और तीसरी बात मैंने क्या बताई, जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पर? एट सरफेस। सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये अर्थ है जी, अगर आप ऊपर जाते जाएंगे ना, इसमें बादल वगैरह के पास आ जाएंगे, बादल के पास जी की वैल्यू वहाँ कम होगी। इसी तरीके से अगर आप अर्थ के किसी समंदर में कूद जाएंगे, आप अब समंदर में कूदेंगे, समंदर की जितनी अंदर गहराई में जाएंगे, वहाँ पर भी जी की वैल्यू आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो चाहे एल्टीट्यूड पे जाए, चाहे आप गहराई में जाए, जी की वैल्यू कम होती है। तो अब हमने ये दोनों ही बातों को मैथमेटिकली साबित करना है। पहले मैं साबित करने जा रहा हूँ कि जी की वैल्यू डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब मैं इस बात को साबित करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ठीक है जी, ऊंचाई के साथ साथ जी की वैल्यू जो है वो कम होगी। अब मैं इस बात को मैथमेटिकली साबित करूंगा। अच्छा जी, अब इसके लिए हम दो सिचुएशन लेते हैं जी, इस बात को साबित करने के लिए ना, कि ऊंचाई पे जाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। इसके लिए हम दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या है जी कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है जी, और ये उसका सेंटर है, और यहाँ पर इसकी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू का कंडीशन दे रहा हूँ। हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब अर्थ का मास हम लेंगे mg, जबकि इस बॉडी का जो मास लेंगे वो हम लेंगे m। उसके बाद दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस हो रहा है, ये दोनों बॉडीज के सेंटर के दरमियान, वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ है। ये बिल्कुल जो मास ऑफ अर्थ में हमने डेरिवेशन कितनी है, वो वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये अर्थ है जी, गोल बॉडी की जो बॉडी है ये अर्थ है, और एक छोटी सी बॉल आप उसके साथ देखते हैं। सेंटर से इस बॉडी के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज लेंगे आर ई। पहली बॉडी यानी अर्थ का मास जो है वो मैं एम ई से डिनोट करूंगा, जबकि दूसरी बॉडी जो बॉल है इसका मास मैं एम से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ए पॉइंट पर जी की वैल्यू निकाल, जैसे हमें पता है इस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, मैं बता चुका हूँ 9.8। लेकिन इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो वैल्यू है ना, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ मैं। तो सर पे ए पॉइंट पर जी की वैल्यू को मैं डिनोट करूंगा इस स्मॉल। ठीक है, तो अब हम ए पॉइंट पर यानी सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। वो हमें पता है जी वैल्यू कितनी है, 9.8। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमने कल की क्लास में पढ़ा कि दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो कितनी होती है जी, एफ। कितनी होती है? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है जी दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ दो बॉडीज की जो वैल्यूज है वो हम डाल देते हैं। जी तो कांस्टेंट होता है, m1 मतलब पहली बॉडी का मास जो कि मैं ले रहा हूँ me, लिहाजा me लिख दिया। m2 होता है जी दूसरी बॉडी का मास, तो दूसरी बॉडी मेरे पास ये है जी बॉल, इसका मास है m, लिहाजा m ले लेता हूँ। जबकि ये जो r होता है ये होता है दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस, जो कि कितना है, re, तो ये मैं re ले लेता हूँ। स्क्वायर है, लिहाजा मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब ये मैंने जो है वैल्यूज डाल दी।
अच्छा, अब उसके बाद हमें पता है जी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया अभी वेट, इस ऑब्जेक्ट पर यानी इस बॉल पर अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा ना, अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स को हम वेट भी कहते हैं। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। लिहाजा वेट की जगह हमने एम जी डाल दिया। तो अर्थ इस बॉल पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो ये भी होगी जी, एम जी। लिहाजा इस फोर्स एम जी को इधर पुट कर देते हैं इस एफ की जगह। तो अब इस एफ की जगह हम डाल देते हैं एम जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यूज डाली। फिर मैंने कहा जी कि ये जो अर्थ है ये इस बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को मैं वेट भी कहता हूँ, लिहाजा फोर्स जो है वो इक्वल्स टू वेट है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। लिहाजा इस मैंने एफ की जगह एम जी डाल दिया। अब ये एम और एम कट जाएगा और ये मेरे पास आ गया जी का फॉर्मूला। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारे पास कल भी हमारे पास ये फॉर्मूला बना था, मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशंस में यूज होता रहता है, तो देख लें। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इस ए सरफेस पर जी की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी ए पॉइंट पर रखी है ना सरफेस पर, तो यहाँ पर इस जी की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, ये कैपिटल जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसमें वैल्यूज डालो ना, आपको पता है जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर आप ये सारी वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करोगे ना, जी पता है कितना आएगा, वही 9.8। तभी तो हमने 9.8 लेते हैं। ठीक है, 9.8 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी, हमने तो फॉर्मूला बनाना। चलो जी, ये पहली कंडीशन हो गई, यानी अगर मेरे पास जो बॉल है वो सरफेस पर मौजूद है तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। चले जी, अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब हम इस बॉडी को, ये जो बॉल है ना, इसको थोड़ी ऊंचाई पे लेके जाएंगे। ये हमारे पास अर्थ आ गई जी, ठीक है जी, और ये उसका सेंटर हो गया जी ओ। अर्थ का मास हमने कितना लिया हुआ, वही है जी एम ई। लेकिन अब इस बॉडी को, पहले बॉडी मेरे पास कहाँ थी, ए पॉइंट पर। अब मैं इस बॉडी को, इस बॉल को, छोटी वाली बॉल को उठा के बी पॉइंट पर ले गया, ऊंचाई एल्टीट्यूड हासिल कर लिया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, मेरी थ्योरी के मुताबिक यहाँ इस बी पॉइंट पर जिसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हमने मैंने आपको बताया ना, जितना आप अर्थ से दूर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट पर जी की वैल्यू वो क्या आनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करा जी, सरफेस से मैं इस बॉडी को उठा के बी पॉइंट पर ले गया। ये जो हाइट है जी, ये जो इस ऑब्जेक्ट ने बी पॉइंट और सरफेस के दरमियान ये जो हाइट है, इसको हम कह रहे थे ये एच है। ठीक है, यानी सरफेस से ये जो बी पॉइंट है ये कितना ऊंचा है, एच। जबकि सरफेस से सेंटर तक का फासला कितना होता है, आर ई। तो अब देखिए जी, दोनों बॉडीज के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया जी टोटल डिस्टेंस। ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी का सेंटर, ये हो गया जी टोटल डिस्टेंस, विच इज आर ई प्लस एच। अब ये है जी टोटल डिस्टेंस दोनों बॉडीज के। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया। तो बी पॉइंट पर जो जी की वैल्यू है मैं उसको जी बार से डिनोट करूंगा और मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है जी, तो ये पहली कंडीशन तो हमने देख ली थी, आई होप इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा। तो ए पॉइंट पर जी की वैल्यू का फॉर्मूला ये हो गया ए पॉइंट पर। अब हमने क्या करा जी, हमने इस पॉइंट से उठा के बॉडी को बी पॉइंट पर ले गए। अभी जो बी पॉइंट है ये कितना दूर है जी सरफेस से, जबकि सरफेस से सेंटर तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो टोटल डिस्टेंस अब दोनों बॉडीज के दरमियान जो है वो हो गया आर ई प्लस एच। अब चाहे तो इसी फॉर्मूले को अपडेट कर देते हैं, चाहे तो आप इसी तरीके से अपना लें यही वाला फॉर्मूला। आप चाहे तो ये वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं कि जी अब आप वो फॉर्मूला ये लगाएं जी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। चले मैं करके दिखा देता हूँ। अब बी पॉइंट पर हमें निकालनी है जी, बी पॉइंट पर हमें जो है वो जी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर वही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लगाते हैं। वो क्या है जी फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, वैल्यूज डालते हैं। जी तो जी होता है जी m1 यानी पहली बॉडी का मास, वो क्या है जी me यानी मास ऑफ अर्थ। m2 क्या होता है, दूसरी बॉडी का मास। तो दूसरी बॉडी का मास हमने क्या लिया, वो उसी बॉडी को हम ऊपर लेके गए। तो ये दूसरी बॉडी का जो मास है अभी वो क्या है, m है, लिहाजा m डिवाइडेड बाय r क्या होता है जी, दोनों बॉडीज के दरमियान फासला। तो अब दोनों बॉडीज के दरमियान फासला जो है वो क्या है, आर ई प्लस एच। तब नीचे क्या आएगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। फिर हमने अभी बात की कि ये दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स है, इस फोर्स को हम वेट भी कहते हैं। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी।
लिहाजा इस फोर्स की जगह एम जी डाल देते हैं अब। तो एम जी इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। एम से एम कट गया, ठीक है जी। अब इस जी को हम कहेंगे जी बार, क्यों? क्योंकि ये ऊपर बी पॉइंट पर जी की वैल्यू है, नॉट द ए। तो जी जो है वो ए इस सरफेस पर है और जी बार क्या है जी? बी पॉइंट पर। तब जी बार की वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास? कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये आ गई जी जी बार का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया जी। हमने सबसे पहले सरफेस पर, ये हो गई एट सरफेस या एट पॉइंट ए पॉइंट पर या सरफेस पर जी की वैल्यू का फॉर्मूला ये आ गया। और ये क्या है जी? एट पॉइंट बी या एट एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर हमारे पास जो जी का फॉर्मूला है वो ये आ गया। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लिएगा, माइक आपके खुले में, ठीक है? माइक आपके खुले में, कोई भी सवाल हो फौरन से पूछ लिएगा। अब ये मैंने दोनों ये हो गई जी मेरे पास सरफेस पर जी की वैल्यू, और ये क्या हो गई जी मेरे पास बी पॉइंट पर यानी ऊंचाई पर जी की वैल्यू। एक को मैं जी कह रहा हूँ, एक को मैं जी बार कह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा जी, दोनों इक्वेशन, ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ऊपर रख लेते हैं जी। जी बार इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमने डिवाइड करा जी से, और यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं जी डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट जगह डिवाइड हो गया। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड है ना ये जी बार डिवाइडेड बाय जी, और ये दोनों का राइट साइड है, दोनों को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। मैथमेटिक्स आप जानते हैं जी कि अगर ये बीच के साइन को डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, ये फ्रैक्शन मेरा पलट जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जी एम ई जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका यही चलता जाएगा, लेफ्ट साइड पे यही आएगा जी, जी बार अपॉन जी से जी कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल। अब आपके पास क्या हो गया जी? रिड्यूस होके जी बार डिवाइडेड बाय जी, इधर क्या हो गया जी? आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा? आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर कॉमन ले लें, ये स्क्वायर जो है ना दोनों पे, डिनोमिनेटर पे भी है नॉमिनेटर पे भी ना, दोनों पे से आप स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, और ये मैंने एक होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इधर क्या बचता है हमारे पास? जी बार डिवाइडेड बाय जी। मैथमेटिक्स आप जानते हैं जी कि अगर मैं अंदर वाला फ्रैक्शंस को पलटूंगा तो यहाँ साइन जो है वो माइनस हो जाएगा पावर का। ये तो आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है। फ्रैक्शंस को अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं इस फ्रैक्शन को पलट देता हूँ, आर ई प्लस एच ऊपर आ गया और आर ई नीचे चला गया, और पावर का साइन क्या हो जाएगा अब? माइनस, ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास? जी बार अपॉन जी। अब ये सारी मैथमेटिक्स चल रही है, मेजर काम तो हमारा ये था जी दो इक्वेशंस बनाना, सरफेस पर और एल्टीट्यूड पर। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, जी और एम ई कट गया, ये बचा जी मेरे पास रिड्यूस फॉर्म। फिर मैंने ये पावर कॉमन कर दी, और अब मैंने क्या करा? इस फ्रैक्शन को पलट दिया, आर ई प्लस एच ऊपर ले गया और आर ई जो है वो नीचे आ गया, साइन जो है पावर का वो माइनस हो गया। अब हम अंदर के जो फ्रैक्शन है इसके एलसीएम को ब्रेक करते हैं जी। ये आर ई दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों को दे देंगे हम, आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेक। तो बाहर आ गया जी पावर माइनस, तो ये आर ई दोनों का डिनोमिनेटर था ना, मैंने दोनों को दे दिया, या आर ई कट गया, क्या बचा? वन प्लस एच अपॉन आर ई, पावर क्या है जी? -2। अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला वो बाइनोमियल। अब हम इस इक्वेशन को, या ये जो थ्योरम होता है वो मैं यहाँ तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि वो मैथमेटिक्स में है, बायोलॉजी वगैरह या फिजिक्स के अंदर में इसको इतना उसमें नहीं जाना, वो तो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। बहरहाल बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है मैं आपको हल्का बुल्का बता देता हूँ कि बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स। तो अगर हमारे पास दो टर्म्स होती है ना, जैसे एक ए और एक बी, और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसको खोलने का तरीका होता है बाइनोमियल थ्योरम। अगर 2 पावर होती है तो हम इसको खोलेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर 3 पावर होती है, ए प्लस बी के ऊपर पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर 4 पावर है, ए प्लस बी
पावर 4 है, तो क्या बनेगा A4 प्लस 4A3B, अभी मैं B की पावर लिखूंगा, 4A2 प्लस 4A1 और फिर यहाँ पर आएगा B4 B3 B2 खाली B हुई। ये टेक्निक होती है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। अगर आप देखो गौर से देखो तो पावर यहाँ पर दो टर्म्स है ना, पहले यहाँ से एक टर्म का पावर आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस हो रहा है और दूसरी का यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, देखो ना। ए टर्म पहला टर्म है ना ए, यहाँ देखो इसकी पावर क्या है A2, फिर क्या है A1 और फिर A खत्म, और इधर से B आ रहा है। इसी तरह यहाँ देखो जी A3 A2 A1 और यहाँ से B। बहरहाल ये मैंने कहा है ना, इसको मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगा एक अलग चीज़ शुरू हो जाएगी, इसको मत पढ़ाए तो बेहतर ही होगा बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है। लेंथी टॉपिक है ये, कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। बहरहाल हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा G बार डिवाइडेड बाय G, और ये हो जाएगा जी A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब हो गया जी ये, इसका स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर ये माइनस साइन है ना, या पावर का माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर होता है 2AB, ठीक है। तो 2 आ गया, ये A तो 1 है, 1 लिखना बेकार है, और B क्या हो जाएगा H/RE। फिर क्या होता है प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इसका स्क्वायर करना होगा तो ये हो गया प्लस B स्क्वायर। तो ये आप समझ लो फॉर्मूले ही की मदद से खोला है ना, A प्लस B होल स्क्वायर, ये क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। भैया माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर का साइन माइनस है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना हमारे पास H/RE स्क्वायर, ये इंतहाई छोटी वैल्यू है, 0.00 तकरीबन 6-7 जीरो आते हैं, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, G बार डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू 1 माइनस 2H/RE। इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, बहुत छोटी वैल्यू है, प्लस हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब ये G डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेकर आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचा G बार, यहाँ क्या हो गया जी G आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस 2H/RE से क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को खोल लें, G बार इज इक्वल टू, ये G दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो G को 1 से मल्टीप्लाई किया, G 1 G, माइनस इस G को 2H/RE से मल्टीप्लाई किया, तो ये जाएगा 2GH/RE। ये वो इक्वेशन है जी जो हमारी इस बात को साबित करती है कि एल्टीट्यूड पे जाके G की वैल्यू कम हो जाती है। ये G बार देंगे क्या है जी, एल्टीट्यूड पर V पॉइंट पर G की वैल्यू, ये आपकी क्या है सरफेस पर G की वैल्यू। माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना। अगर आपके पास 100 रुपये है, मैं उसमें से माइनस कर दूं कोई भी वैल्यू, 100 रुपये रहेंगे, बढ़ जाएंगे नहीं, कम हो जाएंगे। 100 रुपये में से अगर आप कुछ भी वैल्यू माइनस करोगे क्या होगा जी, कम हो जाएगी फिर आपकी वैल्यू। तो यहाँ देखो जी G से माइनस हो रहा है ये सब, जब आप माइनस करोगे तो G बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 9.8। या क्या डालोगे आप 9.8। अब ये जो भी है फैक्टर 0.001, 9.8 में से माइनस करोगे रिड्यूस हो जाएगी, तो G बार की वैल्यू एल्टीट्यूड पे जाके क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपकी इस इक्वेशन से साबित हो जाता है कि एल्टीट्यूड पे जाके G की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो ये हो गया जी पहली वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड, जितना हम G के ऊपर, जितना हम एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं उतनी G की वैल्यू कम होती रहती है। इसमें कोई सवाल है तो माइक खुले में पूछ सकतिएगा, मैं वो पर्टिकुलर हिस्सा बता दूंगा, जल्दी पूछिए अगर किसी को कोई सवाल है तो। आया बात हुई है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी पहला हमारा वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ। G डिक्रीज विद डेप्थ, मैंने ये भी आपको कहा कि G की वैल्यू जो है वो गहराई के साथ भी कम होती रहती है। तो अब मैं इस बात को साबित करूंगा कि G की वैल्यू, हम अगर ज़मीन के अंदर चले जाएंगे तो G की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसके लिए अगेन पहले वही कंडीशन लेते जी, ये हमारे पास सरफेस ऑफ, ये अर्थ है जी, ये उसका सेंटर है, अर्थ का मास हमने ME लिया, और ये हमारे पास बॉडी है जी A पॉइंट पर सरफेस पर, इसका मास है M, और दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है RE। अब पहले हम A पॉइंट पर G की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे खाली G। बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे आप, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन अब एक बार यहाँ पर ट्विस्ट आता है, वो ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहे होते हो आप, तो वहाँ आपने उसकी जो डेंसिटी होती है ना, उसको भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रहे हो, आप अगर एक ऑब्जेक्ट को, या आपके पास पानी है जी सपोज करें बीकर में, और अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इस पानी के अंदर डाल देंगे, तो अब इस पर लगने वाली फोर्स या जो भी आपने कैलकुलेशन करनी होगी ना, जो भी इक्वेशन बनानी होगी, आपको इस पानी की जो डेंसिटी होगी ना,
उसको भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि डेंसिटी का इस पर फर्क पड़ रहा होगा, इस पर असर आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर अर्थ की डेंसिटी को इन्वॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अर्थ की डेंसिटी को इन्वॉल्व करेंगे। चले जी करते हैं जी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी का ये सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं रू, रू, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा। इसमें से हम मास निकालते हैं जी, तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड हो रहा है, डेंसिटी के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हमने कल की डेरिवेशन में देखा था जी। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का? 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला डाल देते हैं। तो मास ऑफ अर्थ क्या हो गया जी? डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? ये सारी वैल्यू 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो ये हमने मास ऑफ अर्थ का एक फॉर्मूला बना लिया, और इस फॉर्मूले को बनाने का मकसद क्या है? डेंसिटी देखें इन्वॉल्व हो रही है, अब डेंसिटी भी आ गई, ठीक है। अब अगर हम मास ऑफ अर्थ डालेंगे तो उसमें चूंकि डेंसिटी आ रही है तो हमने डेंसिटी को भी कंसिडर कर लिया, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये जो सिचुएशन होती है कि अगर हमारे पास अर्थ है और उसकी सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है जी। ये देखें आपके सामने, ये एट सरफेस, ये वाली बिल्कुल वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर वही इसी तरीके से आप निकालने में, आपको चाहे तो निकाल के दिखा देता हूँ, चलें ठीक है जी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स का G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), वैल्यूज डालते हैं। m1 है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, m2 हमारे पास है स्मॉल m, और दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। इस फोर्स की जगह हम mg लिख लेंगे, m से m कट जाएगा। सरफेस पर g की वैल्यू कितनी आ रही है? कैपिटल G me अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तो सरफेस की वैल्यू है, ये बिल्कुल वैसे ही ड्राइव किया जैसे मैंने अभी ऊपर किया था। लेकिन अब मैं इस इक्वेशन में ये मास ऑफ अर्थ पुट कर दूंगा ताकि डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाए। तो मास ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं हम। जी मास ऑफ अर्थ की जगह क्या आ जाएगा? ये डेंसिटी 4/3 पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है जी। ये मैंने मास ऑफ अर्थ डाल दिया। अब यहाँ देखें जी, ऊपर आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास 3 है, क्यूब है मतलब 3, नीचे 2, ऊपर कट जाएंगे, ये ऊपर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे काटें, ऊपर 1 रेडियस बच जाएगा। तो जी डेंसिटी 4/3 पाई और ये आर ई, ठीक है। ऊपर 3 थे ना, 2 कट गए, 1 बच गया। ये हो गया जी हमारे पास सरफेस पर जी की वैल्यू, ठीक है। ये हो गई सरफेस पर जी की वैल्यू। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ है जी, और ये उसका सेंटर हो गया जी ओ। अर्थ का मास वही है जी, मास वगैरह। अब हमने ऑब्जेक्ट को ज़मीन के अंदर इस पॉइंट पर ले आया, मैं ये पी पॉइंट पर ले आया उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन के अंदर। ये कितना इसने डिस्टेंस कवर किया जी? ये ले लें आप, इतने डिस्टेंस को आप कर लें, ये है डी, डी गहराई ले ली हमने। अब देखें दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ये है, ये है जी। अब दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस ये वाला, ठीक है जी। इसको टू बी स्पेसिफिक करें तो ये है जी डिस्टेंस, और ये कितना होगा? ये होता है जी रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ सरफेस से यहाँ तक का रेडियस ऑफ अर्थ, उसमें से आप ये डी निकालते हैं तो आर ई माइनस डी, ये होगा अब दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है जी। चलें जी, अब हम यहाँ पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ की जी की वैल्यू को हम कहेंगे जी बार। यही सारी वेरिएबल्स रहेंगे, देखिए कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। अर्थ की डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, 4/3 कांस्टेंट होता है, पाई भी सेम होगा। लेकिन ये आर क्या था जी? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। जब सरफेस पे था तो ये कितना था जी? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब ये हमारी ज़मीन के अंदर आ गई, तो अब दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस कितना है? आर ई माइनस डी। तो इस आर ई की जगह क्या आ जाएगा? आर ई माइनस डी, ठीक है। ये हो गया जी गहराई के अंदर बी पॉइंट पर जी की वैल्यू, ठीक है जी। आप चाहें तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके ये निकालने बात ही। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। जी बार इज इक्वल टू जी रू 4/3 पाई आर ई माइनस डी। डिवाइड करते हैं हम इसको, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी रू 4/3 पाई आर ई। सारी है, जी से जी कट जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया,
क्या बचा, जी बार अपॉन जी इक्वल्स टू ऊपर बचा हमारे पास आर ई माइनस डी, नीचे बचा हमारे पास आर ई। एलसीएम ब्रेक करें जी, आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, अब ये तकरीबन वही चल रहा है जो हमने एल्टीट्यूड वाले में काम किया था, बस पावर नहीं है यहाँ पे, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर ई से आर ई कट गया, क्या बचा जी, 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ क्या बचा, जी बार अपॉन जी। अब जी उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी बार इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी अपॉन आर ई। मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलते हैं जी, जी वन जा जी माइनस, और इस डी अपॉन आर ई को जब हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा जी डी अपॉन आर ई जी बार। तो देख लें जी, गहराई पर भी जी की वैल्यू जो है वो माइनस का मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है। तो इस इक्वेशन से भी साबित हो गया कि जी की वैल्यू गहराई के अंदर जाके रिड्यूस होती है। 1 मिनट से कम रह गया जी, यहाँ डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई सवाल है तो पूछिएगा ज़रूर, नहीं तो अब इंशाल्लाह मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स है ना उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इस चैप्टर का टेस्ट होगा। कोई सवाल है तो फ़ौरन से पूछ लें, जल्दी से, टाइम कम है।